तो वो जब कोचिंग में जाते हैं तो उन्हें एक डायरेक्शन मिल जाती है, मतलब एज़ सच ये नहीं कि कोचिंग बेकार है या कुछ है। और आप सेल्फ स्टडी करके भी निकाल सकते हो इफ़ यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग, कोचिंग से थोड़ा डायरेक्शन मिल जाती है बच्चों को। हमारे साथ है आकाश रावत। इन्होंने अपना यूपीएससी मेंस क्लियर किया है। आइए जानते हैं कि इनकी जर्नी कैसी थी और बात करते हैं इनसे इनके सफ़र के बारे में। हेलो आकाश, हेलो मैम। आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए हैं उसके बारे में बताइए। मैम दिस वाज़ माय 5th अटेम्प्ट। मैंने अपनी जर्नी 2019 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, लेकिन वो सब मोस्टली प्रीवियस 2-3 अटेम्प्ट्स वर हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स। मैं साथ-साथ अपनी रिसर्च भी कर रहा था, तो रिसेंटली अभी मैंने अपनी पीएचडी थीसिस भी सबमिट करी है और फिर अब मेंस भी इस बार हुआ है। नाउ ऑल गोइंग गुड। आपका मेंस का सब्जेक्ट कौन सा था? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपको क्या लगता है कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को अपने आप को फोकस करना चाहिए? किस तरीके से आपने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई और किन-किन चीज़ों ने आपको उसमें हेल्प किया? उसके बारे में बताइए। मैम मैथ्स में मेन तो ये है कि पीवाईक्यू अच्छे से करना चाहिए स्टूडेंट्स को। और वैसे तो कोई मैंने कोचिंग ली नहीं थी क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मैथमेटिक्स है। मेरा ग्रेजुएशन, मास्टर्स, पीएचडी ऑल इन मैथमेटिक्स। लेकिन मैं फिर भी ये बोलूँगा स्टूडेंट्स को कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले एक बार पीवाईक्यू ज़रूर पढ़ें। उससे स्पेसिफिक एरियाज़ पता चलते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पे कम फोकस करना है। और स्टैंडर्ड बुक्स बुक्स को ज़रूर पढ़ें, सिर्फ नोट्स से कम रहे। बुक से अगर आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, इट विल बी मच हेल्पफुल। तो जैसा कि आपने कहा कि आपने कोचिंग नहीं करी है, तो कोचिंग करने वाले स्टूडेंट्स और जो सेल्फ स्टडी करते हैं, उनमें क्या आपको बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है और कितना सेल्फ स्टडी आपको हेल्प कर पाती है? उसके बारे में बताइए। मैम एज़ सच तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो बच्चे बिल्कुल मैथ्स से ज़्यादा नहीं है, मतलब सिर्फ सपोज़ बीटेक स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मैथ्स अपने कुछ सेमेस्टर्स में पढ़ा है, लेकिन उसके बाद उन्होंने मैथ्स को ज़्यादा नहीं पढ़ा है, उन्होंने अपने टेक्निकल सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़े हैं। तो वो जब कोचिंग में जाते हैं तो उन्हें एक डायरेक्शन मिल जाती है, मतलब एज़ सच ये नहीं कि कोचिंग बेकार है या कुछ है। और आप सेल्फ स्टडी करके भी निकाल सकते हो इफ़ यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग, कोचिंग से थोड़ा डायरेक्शन मिल जाती है बच्चों को, ये मेरे को लगता है। तो आपको किसने ज़्यादा मोटिवेट किया? हू मोटिवेटेड यू टू परस्यू द करियर इन यूपीएससी? माय पेरेंट्स, यस, माय पेरेंट्स बोथ आर टीचर and they have motivated me that I should go and prepare for it. And it was their dream and my dream also, but mainly my role model are my parents. ओके। तो आपने बोला है कि आपने पाँचवाँ अटेम्प्ट है आपका, तो आपको क्या लगता है कि पिछले अटेम्प्ट्स में क्या-क्या गलतियाँ रही हैं और क्या गलतियों को आपने इस बार कवर किया है? मैम बात तो ये है कि सबसे पहले एनसीईआरटीज़ पे फोकस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एनसीईआरटीज़ आर द की टू दिस एग्ज़ाम। और रेफरेंस बुक्स वी शैल कंसल्ट देम बट एट अ लेटर स्टेज। Foremost, we shall be stick to NCERT and stick to syllabus. And one thing which has helped me a lot are newspapers. The Hindu or Indian Express, anyone can read, but they are a more, what do we say? They are more of a guiding light. And you can also refer monthly magazine, but newspaper reading is must. What I would suggest. आपने कोचिंग नहीं करी है, तो कोचिंग अगर आपने नहीं करी है तो उसका आप क्या क्राइटेरिया देखते हैं कि अगर कोचिंग आपके पास नहीं है, गाइडेंस, क्योंकि कहते हैं कि कोचिंग में गाइडेंस मिलती है। अगर वो गाइडेंस आपके पास नहीं है तो आपने वो कहाँ से सीख करी? अगर कोई सेल्फ स्टडी भी करना चाहता है तो वो कहाँ से उस गाइडेंस को सीख करेगा? मैम सबसे पहले मैंने ऑप्शनल की कोचिंग नहीं की, मैंने जीएस के लिए कोचिंग की है। जीएस की मैम देखो क्या है कि कोचिंग का जैसे मैंने बताया आपको कि एक गाइडेंस मिल जाती है, लेकिन अब आज के टाइम पे काफ़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो आपको फ्री में भी गाइडेंस दे सकते हैं। अगर ज़रूरी नहीं है मतलब कोचिंग दी जाए, ये ज़रूरी नहीं है। आप खुद सेल्फ स्टडी करके भी निकाल सकते हैं और बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं ऐसे जो आपको गाइड कर सकते हैं। ऐसी कोई मतलब ये नहीं है, अब यूपीएससी एग्ज़ाम भी ऐसा बना रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कोचिंग वाले बच्चों का ही निकलेगा, बिकॉज दे आर फोकसिंग मोर ऑन कंसेप्चुअल पार्ट फ्रॉम एनसीईआरटीज, फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स, नॉट फ्रॉम कोचिंग मटेरियल। यस तो आपने कहाँ से कोचिंग करी है और वहाँ से आपको कितनी हेल्पफुल रही वो कोचिंग? कैसा आपका सारा टाइम रहा उसके बारे में बताइए? मैंने अपनी जनरल स्टडीज़ की कोचिंग वाजीराम एंड रवि से करी है। कोचिंग वाज गुड, बट मैम हुआ क्या था, मैं सीधा अपने साइंस फील्ड से डायरेक्ट शिफ्ट हो गया था इधर। तो मेरे को प्रॉब्लम हुई थोड़ा अकोमोडेट करने में और कंसेप्ट्स को समझने में, क्योंकि मैं पहले से प्रिपेयर नहीं था। मैं और यही रिकमेंड करूँगा स्टूडेंट्स को, अगर कहीं भी आप कोचिंग के लिए जा रहे हो,
एक बार बेसिक अपने एनसीईआरटी 6 to 10th पढ़ के जाओ, जिससे कि समझ आ जाए वहाँ पे क्या है, क्या पढ़ा रहे हैं टीचर्स, क्या नहीं उसमें, क्योंकि मोर ऑफ ये स्टूडेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट है एग्जाम रादर देन टीचर्स, कि हाउ दे परफॉर्म, हाउ दे स्टडी वेल। तो आपका जो बैकग्राउंड है वो साइंस बैकग्राउंड है और इसमें जीएस का काफ़ी पार्ट है, जनरल नॉलेज का काफ़ी पार्ट है। उस प्रॉब्लम को कैसे आपने टैकल किया? मैम स्टार्टिंग में इसलिए मुझे टाइम लग गया करने में इन सबको, इसलिए अटेम्प्ट भी ज़्यादा लग गए। मैम शुरू में प्रॉब्लम आती है तो मैंने किया कि जैसे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो 6th क्लास की एनसीईआरटी उठा लो, 7th की, 8th की, ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। आफ्टर दैट 11th और 12th एनसीईआरटीज, 9th 10th ऑल्सो वी कैन रेफर। लेकिन अगर कोई टॉपिक हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है तो उसकी 6th क्लास की एनसीईआरटी हमें उठा लेनी चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए। जो अभी न्यू एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी अभी नए नए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी, बताइए। यही सलाह होगी कि जर्नी अगर लंबी हो जाती है तो प्रॉब्लमेटिक होती है, इतने लंबा जर्नी को ना करें, कोशिश करें जल्दी ही पेपर को निकाल लें। और जब भी आप अगर यहाँ पर दिल्ली आ रहे हो या अपने घर से भी तैयारी कर रहे हो, जब भी आप तैयारी शुरू कर रहे हो तो बाय हार्ट करें, हाफ हार्टेडली ना करें, और वरना लंबी जर्नी पेनफुल होती है, इतनी अच्छी नहीं होती। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।